नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से ठीक 6 घंटे 33 मिनट के बाद 2025 की सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आज रात करीब 2:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी का वेलकम करेंगे। मोदी और ट्रंप की इस हिस्टोरिक मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक ट्रंप के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी व्हाइट हाउस में मीटिंग के वक्त मौजूद रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी में मोदी के ऑफिशियल एंगेजमेंट की शुरुआत अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में शामिल रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी से मिलेंगे। आज रात 9 बजे अमेरिकी एनएसए माइकल वॉल्टर्स भी मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। रात करीब 10 बजे इलॉन मस्क और मोदी मिलेंगे। इस हिस्टोरिक मीटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने एक पोस्ट किया है और कहा है, टुडे इज द बिग वन। ट्रंप अपने पोस्ट में क्या इशारा कर रहे हैं? मोदी से मिलने से ठीक पहले आज रात 11:30 बजे ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें वो क्या कहने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है? क्या मोदी ट्रंप के पैक्ट से पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है? और क्या इस मीटिंग के बाद ट्रंप और मोदी विरोधी डीप स्टेट को झटका लगने वाला है? आज की रात क्या होने वाला है? पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर है, तो आज रात जागते रहिएगा। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मोदी से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। मोदी जी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी फॉर एवरीथिंग। Modi ji is doing for a country is great. वॉशिंगटन डीसी में मोदी इसी मोदी वाले नारे से तो चिढ़ते हैं विरोधी। इसी मोदी वाले क्रेज से डरते हैं मोदी के दुश्मन। बस कुछ घंटों के बाद नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी खबर देंगे। मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो कौन सी बड़ी डील करेंगे? ट्रंप होस्ट हैं, मोदी गेस्ट हैं। इस मीटिंग से पहले हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की धड़कनें क्यों तेज हैं? कांग्रेस के नेता अपनी टाइमलाइन पर 14 फरवरी क्यों लिख रहे हैं? मोदी के विरोधी अपने अपने अकाउंट पर अच्छे मित्र ट्रंप से गले मिलने वाली स्क्रिप्ट क्यों फिट कर रहे हैं? कांग्रेस की ऑफिशियल टाइमलाइन पर क्या मोदी अपनी आवाज उठाएंगे जैसे नैरेटिव क्यों गढ़े जा रहे हैं? क्या अमेरिका में 2025 की सबसे बड़ी 1-to-1 मीटिंग से पहले राहुल गांधी नर्वस हैं? क्या प्रियंका गांधी भी बैकफुट पर हैं? मोदी ट्रंप की मुलाकात आज रात या कहीं शुक्रवार तड़के सुबह 2:30 बजे व्हाइट हाउस में होगी, मगर उससे 14 घंटे पहले दिल्ली में क्या हुआ है? देश की संसद में ऐसा कौन सा मुद्दा उठा है जिसका जिक्र मोदी ट्रंप की बातचीत में हो सकता है? वो मुद्दा है डीप स्टेट का। वो मुद्दा है उन विदेशी ताकतों का जो ना सिर्फ साजिश रचकर मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के भीतर ऐसी विदेशी ताकतों को कवर फायर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के वो दुश्मन जो देश को तोड़ने की साजिश रचकर मोदी के हाथों से सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये देश को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं।
ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। दिल्ली में जिन एंटी मोदी ताकतों का जिक्र जेपी नड्डा ने किया, क्या अमेरिका में उन ताकतों का जिक्र नरेंद्र मोदी भी करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहेंगे? और क्या ट्रंप भी मोदी को डीप स्टेट की एक एक डिटेल देंगे? अगले कुछ घंटों में सब पता चल जाएगा जब व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप का आमना सामना होगा। अमेरिका में ट्रंप से मिलने से पहले मोदी ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई मिनटों तक चर्चा हुई है और इस मुलाकात से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प संयोग भी है। और वो संयोग ये है कि जिस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तुलसी गेबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर शपथ दिलाई, उसी दिन नरेंद्र मोदी और तुलसी गेबार्ड की वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई है। और अब सबकी नजर उस मुलाकात पर टिकी है जो पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल सकती है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई मजबूती दे सकती है और इसमें मोदी के साथ साथ ट्रंप अहम भूमिका निभा सकते हैं। The president has invited the prime minister in these first 100 days. I think it speaks to the U.S.-India relationship, which, of course, the two oldest, largest democracies in the world. The U.S.-India relationship, I think, is the most important diplomatic international alliance in the world, and that's evident. Remember, back in the first term with President Trump, the U.S.-India relationship was strong, and the president and the prime minister certainly have a great relationship. We've seen that affection certainly over the years. भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा खुद ट्रंप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप कुछ पॉइंट से समझिए। 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अब तक सिर्फ 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। 4 फरवरी 2025 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। 7 फरवरी 2025 को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा व्हाइट हाउस पहुंचे। 11 फरवरी 2025 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय व्हाइट हाउस में ट्रंप के मेहमान बने और अब यानी कुछ घंटों के बाद नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के चौथे मेहमान होंगे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का पहले 100 दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी को अमेरिका इनवाइट करना यह कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भारत को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है और हिंदुस्तान में यह बात मोदी के कट्टर दुश्मन भी मानते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो अभी 1 महीने भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है, तो इस 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में 4 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और चौथा भारतीय प्रधानमंत्री है। तो एक अच्छी बात है कि भारतीय चिंता जो है, भारतीय सोच जो है, इनके बारे में प्रेसिडेंट की जानकारी तुरंत शुरुआत में ही हो जाएगा। ये अच्छी बात है। क्या चर्चा करेंगे, हम तो इंतजार करेंगे कि वो लोग क्या रीड आउट करेंगे, क्या समझाएंगे हमको। ये सारे विषय पे भी चर्चा शायद हो जाएंगे। फिर दुनिया की जियो पॉलिटिक्स पे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भी आपको मालूम है कि यूक्रेन रशिया के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कोई इनिशिएटिव लिया है कि वहां समाधान लेके आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां दोनों देश गए हुए थे, तो शायद उसके बारे में भी चर्चा होगी, शायद, क्या मालूम। या अभी क्वाड समिट भारत होस्ट होके क्वाड समिट हमारे देश में चला रहे हैं, तो कि शायद ट्रंप साहब को आना पड़ेगा, क्या आएंगे। ये सब हम, मेरे ख्याल में बेस्ट है कि हम इंतजार करें कि ये मीटिंग के बाद क्या समझाए। लेकिन अच्छी बात है कि ऐसे एक मीटिंग हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में मोदी का वेलकम भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। ट्रंप ने तो ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रखी थी। ये तस्वीरें उस ब्लेयर हाउस की हैं जहां नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं और यहां मोदी के अराइवल से पहले ही अमेरिकी झंडे की जगह भारत के तिरंगे को लगा दिया गया।
वॉशिंगटन डीसी में मौजूद इस ब्लेयर हाउस को साल 1824 में बनाया गया था। अमेरिका में आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष इसी ऑफिशियल गेस्ट रेजिडेंस में ठहरते हैं। ये ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के ठीक दूसरी तरफ है। दुनिया भर में इसे द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सक्लूसिव होटल के नाम से जाना जाता है। विंस्टन चर्चिल, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर जैसे कई बड़े नाम अमेरिका दौरे पर इसी ब्लेयर हाउस में ठहरा करते थे। और इस बार के अमेरिका दौरे में नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल गेस्ट रेजिडेंस भी यही हिस्टोरिक ब्लेयर हाउस है, जहां मोदी के वेलकम के लिए अलग अलग लोकेशन से हिंदुस्तानी अभी पहुंचने लगे हैं। मोदी ट्रंप की दोस्ती की कहानियां सुनाने लगे हैं। लोग बहुत एक्साइटेड है कि मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने के बाद दोबारा अमेरिका आ रहे हैं। वे पुराने बहुत अच्छे मित्र भी है, तो हमको अभी ये दोनों की मीटिंग से बहुत सारी आशा है। अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है और इंडिया के पास एबंडेंट टैलेंट है, तो ये दोनों का संगम हमको ये मीटिंग के बाद बहुत अच्छे से देखने मिलेगा, जो दोनों देशों के लिए बहुत आगे ले जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अमेरिका में आए हुए हैं, उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले, और हम उनके लिए 2 लाइन कहते हैं। यूएस के आंगन में आए हैं आदरणीय मेहमान, आपका हम करते सम्मान, आपका हम करते सम्मान। हर्षित है मन आप पधारे, जाग उठे हैं भाग्य हमारे। जनता के सच्चे सेवक है जननी के अभिमान, आपका हम करते सम्मान, आपका हम करते सम्मान। अब लोग यहाँ पे पानी और ठंडक से धक्का मुक्की कर रहे हैं कि पानी और ठंडक जीतती है कि यहाँ के लोग जीतते हैं। थर थर कांप रहे हैं, हाथ को ठंडी से छुपाए हुए हैं, फिर भी मोदी से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आधा से पौन घंटे में यहाँ पहुँच जाए मोदी जी, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि भाई यहाँ इतना ठंड में खड़ा होने का कुछ फायदा मिला। लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई, जो भी एक अच्छे लीडर, महान लीडर यहाँ पे हैं और दूसरे महान लीडर से मिलने आ रहे हैं, तो मोदी और ट्रंप का दोनों ही जोड़ी बहुत बढ़िया से ये रहा दूसरे के लिए। I'm a big fan of Modi ji and he's the best leader. So we are here waiting for him. नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले एक सर्वे भी आया है, जो ये संकेत दे रहा है कि इन दोनों वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात और आपसी बात किस एटमॉस्फेयर में होगी। उस सर्वे की डिटेल देखने से पहले ग्लोबल स्टेज पर मोदी और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग का कंपैरिजन देख लीजिए। 24 ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर हैं, जबकि इसी रैंकिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से 23% कम यानी 52% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वीं पोजीशन पर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर पॉपुलैरिटी और अप्रूवल रेटिंग के मामले में नरेंद्र मोदी ही आगे हैं। ट्रंप उनसे काफी पीछे हैं। ट्रंप इसलिए भी राष्ट्रपति बनने के बाद जल्द से जल्द मोदी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते थे, जो उन्होंने कर ली। तो देखिए, ट्रंप को आए हुए हार्डली 3 हफ्ते हुए हैं, इसमें 4th लीडर हैं, और भारत और अमेरिका के रिश्तों को दुनिया देख रही है। और इम्पोर्टेंट इसलिए हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी, कि दुनिया में सिग्नल जाए कि इंडिया एंड अमेरिका के रिश्ते बहुत स्टेबल हैं। इन रिश्तों में कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी, बिजनेस, ट्रेड, हर चीज के लिए चाहिए होता है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो सरप्राइजेस नहीं है इन रिश्तों में, और रिश्ते हमारे डीप और गहरे हैं। दैट इज वन। सेकेंड, इन मीटिंग से जो चीजें निकलेंगी मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें निकलेंगी। अपने दूसरे टर्म के शुरुआती 100 दिनों में ट्रंप का नरेंद्र मोदी को अमेरिका इनवाइट करना, इसके पीछे मोदी की लोकप्रियता भी बहुत बड़ी वजह है। ट्रंप मोदी की इस लोकप्रियता को इनकैश करना चाहते हैं, और ऐसा क्यों है, इसे कुछ सर्वे के आंकड़ों से समझिए।
यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक सर्वे में ट्रंप को लेकर 24 देशों के लोगों से राय पूछी गई। इस सर्वे में करीब 82% हिंदुस्तानियों ने ट्रंप की वापसी को ग्लोबल पीस के लिए अच्छा बताया है। 84% हिंदुस्तानियों की राय है कि ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना यह भारत के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा मोदी ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले हुए एक सर्वे में 40% से ज्यादा हिंदुस्तानियों की राय है कि ट्रंप का सेकेंड टर्म भारत के लिए हर लिहाज से अच्छा होगा। ये राय सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की है, मगर वॉशिंगटन डीसी में मोदी ट्रंप की हिस्टोरिक मीटिंग का गवाह बनने पहुंचे हिंदुस्तानियों की राय भी अलग नहीं है। वो भी एक सुर में कह रहे हैं कि मोदी ही बेस्ट लीडर हैं। मोदी ट्रंप की पार्टनरशिप ही दुनिया की बेस्ट पार्टनरशिप है। ट्रंप को देख के सब भूल गए। आई वॉज सो हैप्पी। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। आई मीन मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं। दिस इज द लीस्ट वी कुड डू। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। एंड जब हमने कहा थैंक यू मोदी जी फॉर एवरीथिंग वी डू, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने. This kind of humility is so touching. It's so commendable. मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा. इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत बहुत वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके. और ये धन्य हो गया. हम लोग सुबह से हम उसी के तैयारियों में थे, बट कल भी हम तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए. बहुत अच्छा लग रहा है. इट इज फैंटास्टिक. वी रियली एंजॉय मीटिंग हिम एंड व्हाट मोदी जी इज डूइंग फॉर कंट्री इज ग्रेट and globally I think he is doing fantastic all for humanitarian grounds. He's great person. We are very excited and proud that our Prime Minister is coming to meet our new President Donald Trump, and this relationship has to be very strategic, and this is very important given the global world scenario of terrorism, technology, trade, tech and immigration, everything. So we are very hopeful that these meetings will pave a smooth road for India and USA collaboration. अब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश मिल करके खूब और प्रगति करेंगे. जहाँ तक मंगल तक हमारा झंडा पहुँच चुका है हम इंडिया भारत का, और वहाँ पर उसका नाम रखा है शिव शक्ति. शिव शक्ति तो बहुत तरक्की कर रहा है. बहुत खुशी है. पीएम आए हुए हैं और यहाँ सभी भारतीय बहुत खुश हैं. इतने मौसम में होते हुए भी बारिश भी हो रही है, स्नो भी गिरी हुई है, लेकिन फिर भी सब यहाँ पर उनको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. तो बहुत खुश हैं सब. नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ मिलकर फ्यूचर का क्या क्या प्लान बनाएंगे, कौन सा रोड मैप बनाएंगे, इसका ट्रेलर अमेरिका में मोदी के पहुंचते ही दिख गया. और अब से कुछ ही मिनटों के बाद वॉशिंगटन डीसी में मोदी की तमाम ऑफिशियल एंगेजमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी. नरेंद्र मोदी की मुलाकात 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में शामिल रहे विवेक रामास्वामी से होगी. अमेरिका के एनएस से माइकल वॉल्ट्ज भी अब से कुछ ही देर बाद रात करीब 9 बजे मोदी से मुलाकात करेंगे. एलॉन मस्क भी आज रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचेंगे. मगर सबसे बड़ी मुलाकात देर रात करीब 2:30 बजे होगी, जब व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप आमने सामने होंगे. दोनों के बीच वैसे तो कई मुद्दों पर बात होगी, लेकिन टैरिफ का मुद्दा सबसे बड़ा होगा. और वो क्या होगा, इसे आप रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रंप के इस पोस्ट से समझ सकते हैं, जो उन्होंने मोदी से मिलने से बस कुछ घंटे पहले पोस्ट किया है और लिखा है आज का दिन बहुत बड़ा है. मोदी से मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर हिंट भी दिया है. सुनिए व्हाइट हाउस की तरफ से क्या बयान आया है. Tariffs, that's going to come before Prime Minister Modi's visit tomorrow. I do believe it will come before the Prime Minister's visit tomorrow, and I will let the President discuss the details on the reciprocal tariff front. But this is something he believes strongly in, and it's very simple logic as to why the President wants to impose reciprocal tariffs. It's the golden rule, which we all learned when we were growing up in school. Treat others the way you want to be treated, and far too many nations around this world have been ripping off the United States of America for far too long, and that's why the President believes this will be a great policy
policy that will benefit American workers and improve our national security. टैरिफ के अलावा एक और मुद्दा व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मीटिंग के वक्त जोर शोर से उठेगा और वो मुद्दा है ग्लोबल पीस का। दिल्ली के बाद अगला चुनाव बिहार में है। बिहार में एक नहीं 2 सवाल बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश के बेटे का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे? बिहार में पोस्टर छपने लगे हैं। नीतीश ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। आज 17,266 करोड़ के 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 18 जिलों में भूमि सर्वे भी फरवरी तक निपटाने के आदेश दिए हैं। बिहार की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। नीतीश कुमार को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है मैं नहीं पलटूंगा? पहले वाले लोग थे वो लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक काम किया है। बिहार में बार बार क्यों चल रहा है नीतीश पलट सकते हैं? लालू किस दम पर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 25 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे? बिहार में अभी चुनाव हो तो बीजेपी को कितनी, नीतीश को कितनी सीट मिलेंगी? बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनेगी या नीतीश की जेडीयू? श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है जी, ये तय नहीं है। दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव 2005 से अपने परिवार को सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 2025 में तेजस्वी यादव क्या इसे भुना पाएंगे? मोदी के दम पर क्या नीतीश एंटी इनकम्बेंसी को फिर प्रो इनकम्बेंसी में बदल पाएंगे? क्या बिहार 2025 में भी मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार के साथ चलेगा? क्या लालू और तेजस्वी अपने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले से सत्ता पर पहुंच जाएंगे? चुनावी राजनीति का नीतीश को गेम चेंजर भी माना जाता है और पलटू राम भी कहा जाता है। नीतीश जब जब पलटते हैं बिहार में सरकार भी पलटती है। इसलिए जब जब चुनाव की तैयारी शुरू होती है विरोधी और साथी दोनों नीतीश के अगले मूव को लेकर आशंकित रहते हैं। इसीलिए 2025 के आखिरी रण से पहले नीतीश को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अब नहीं पाला बदलेंगे। इस सब तो हम ही लोग ने एक साथ किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब उसको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या बोलता है, जब 5 गांव आए तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बोलिए आप कितना होता है, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 9 से 10 महीनों का वक्त है। लालू अभी से हुंकार भर रहे हैं कि वो बीजेपी का विजयी रथ रोक लेंगे, बेटे तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। राजनीति में ऐसा सिर्फ लालू ही कह सकते हैं कि चुनावी रण जीतेंगे तो मलाई उनका बेटा ही खाएगा। और कोई नेता होता तो ये बात कहने में बड़ा संकोच करता, लेकिन लालू की यही स्टाइल उन्हें चर्चा में ला देती है। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, फैसला जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया, तुम लोग को भी लोग जान गया। चलो सरकार आएगी सर। ताजा सर्वे के रुझान भी लालू के लिए शुभ संकेत नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने के उनके अरमानों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अभी बिहार में चुनाव हुए तो
40 लोकसभा सीटों में एनडीए 33 से 35 सीट जीत सकता है। इंडिया अलायंस के 5 से 7 सीट से आगे बढ़ पाने की उम्मीद नहीं है। 2024 में एनडीए को 40 में 30 सीट मिली थी, इंडिया अलायंस को 9 सीट मिली थी, 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। सर्वे के मुताबिक बिहार में अभी चुनाव हुए तो 2024 के मुकाबले एनडीए को 5% वोट का फायदा हो सकता है। इंडिया अलायंस को भी 3% वोट शेयर का फायदा होने का अनुमान है। एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 47 से 52% हो सकता है। इंडिया अलायंस का वोट शेयर बढ़कर 39 से 42% हो सकता है। सर्वे में एक बात साफ है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी स्थिति कमजोर है, लेकिन मोदी का मैजिक बरकरार ही नहीं है। दिल्ली जीत के बाद वो और प्रचंड हो गया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे कौन है जी, ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, इसलिए अब आप रहे न रहे, एनडीए का आना तय है। 2020 में नीतीश सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए थे। 2025 में उनके सामने चुनौती बड़ी है। जेडीयू को वापस उसी बेंचमार्क तक लाना है जिससे वो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रह सके। इसके लिए नीतीश बिहार के गांव, कस्बों, शहरों में घूम घूम कर वोटर का फीडबैक खुद ले रहे हैं। प्रगति यात्रा वो खुद कर रहे हैं। उनकी पार्टी महिला वोटर से कनेक्ट मजबूत करने के लिए नारी शक्ति रथ यात्रा निकाल रही है। अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए कर्पूरी रथ यात्रा, दलितों और महादलितों को जोड़ने के लिए अंबेडकर रथ यात्रा, मुसलमानों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक रथ यात्रा पूरे बिहार में निकाल रही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। चुनाव से पहले नीतीश के बेटे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू की जबरदस्त चर्चा बिहार में है। किसी राजनीतिक जमावड़े में यदा कदा ही दिखने वाले निशांत राजनीति पर बात भी बहुत कम करते हैं। 2024 में वो बख्तियारपुर में अपने दादाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए थे। तब से इन अफवाहों को और हवा मिली कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे को राजनीति में एंट्री देने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब निशांत सिंह से यह सवाल पूछा गया तो लोकसभा में पार्टी को जिताने की अपील जरूर की थी, लेकिन अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में पत्ते नहीं खोले थे। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे सर, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? करीब 17 दिन पहले आनंद मोहन ने इशारों में नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री की बात कही। अब पटना में निशांत सिंह की राजनीति में एंट्री के पोस्टर भी लग गए हैं। हालांकि ये पोस्टर नीतीश कुमार के विरोधियों ने लगाए हैं। पोस्टर में फिल्म सुपर 30 का डायलॉग भी लिखा गया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसे जनता आशीर्वाद देगी वही राजा बनेगा। यह डायलॉग राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने लिखवाया है। पोस्टर रवि गोल्डन कुमार की तरफ से लगवाए गए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि वो निशांत सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।
अब सवाल उठता है कि नीतीश के बेटे का सियासत में सफर कहां से शुरू होगा। सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सिंह नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी हरनौत सीट से 1977 में पहला चुनाव लड़ा था और हार गए थे। नीतीश कुमार ने यहां से 4 चुनाव लड़े, 2 हारे और 2 जीते। अगर निशांत यहां से चुनाव लड़े तो 1995 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब नीतीश कुमार के परिवार का कोई मेंबर हरनौत सीट पर चुनाव लड़ेगा। हरनौत सीट पर अभी जेडीयू के हरि नारायण सिंह विधायक हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी तक जेडीयू के मेंबर नहीं हैं। चर्चा है कि वो होली के मौके पर पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उसी समय उन्हें चुनाव लड़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। हरनौत विधानसभा सीट जेडीयू का गढ़ मानी जाती है। निशांत के लिए बिहार में ये सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। 2005 से अब तक जेडीयू यहां चुनाव नहीं हारी है। ये कुर्मी बाहुल्य सीट है। इसके अलावा यादव, पासवान भी अच्छी संख्या में हैं। हरनौत में दलित वोटर भी करीब 24% हैं। राजनीतिक उत्पत्ति का ये जिला हमारा है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान रहेगा। जहाँ में दोनों सीट हमारी है, हमारी दोनों सीट रहेगी। सर, निशांत जी का निर्णय तो निशांत जी के पिताजी करेंगे ना। ये कोई पॉलिटिकल निर्णय तो है नहीं ना, उनको लाना है नहीं लाना, इसका निर्णय तो माननीय नेता को करना है ना। नीतीश कुमार की उम्र अब 73 साल हो चुकी है। पार्टी को आगे बढ़ाने और बचाने के लिए नीतीश के उत्तराधिकारी की जरूरत है। परिवार के लोग और पार्टी के नेता भी यही चाहते हैं कि निशांत की राजनीति में उतरने का सही समय है। निशांत 49 साल के हैं। उन्होंने शादी नहीं की है। वो पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल और उसके बाद उत्तराखंड के मसूरी में मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से की है। उन्होंने रांची के बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की है। उनका मन राजनीति से ज्यादा अध्यात्म में रमता है। ये बात वो खुद कई बार खुलकर कह चुके हैं। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर निशांत की 2025 के विधानसभा चुनाव में एंट्री होती है तो परिवारवाद के मुद्दे पर क्या नीतीश पहले की तरह लालू यादव पर हमला बोल पाएंगे? क्या बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर नीतीश को डिफेंड करना आसान होगा? क्यों विपक्ष को मिर्ची लग रहा है? निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रहा है? निशांत इतना दिन तक राजनीति में नहीं आए, ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कुर्बानी है। विपक्ष को यह बोलना चाहिए कि यह तो आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ जहां लोग सिर्फ बेटा बेटी की चिंता करते हैं, माननीय लालू जी का परिवार बेटा बेटी के बाहर कभी भी सामाजिक न्याय में बाहर नहीं निकल पाए, वहीं पर इतने लंबे समय के बाद अगर चर्चा चल रही है, कोई नीतीश कुमार जी बोले हैं कभी क्या कि निशांत जी आएंगे पॉलिटिक्स में? लेकिन मैं तो कहता हूं कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? एकदम आना चाहिए। निशांत से पहले बिहार में 7 और मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में आए। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं। इनमें लालू के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, भागवत झा के बेटे कीर्ति झा आजाद, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर। निशांत की अगर पॉलिटिकल पारी शुरू होती है तो उनके सामने चैलेंज बहुत टफ होगा। अब यह नीतीश को तय करना है कि निशांत राजनीति की पिच पर उतरेंगे या नहीं। निशांत को लेकर जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि वो होली के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, हरनौत विधानसभा भी लड़ सकते हैं। आपने भी एक बार इच्छा जाहिर किया था कि युवा है, युवा को आना चाहिए। नहीं, मैंने कहा उनकी सोच अच्छी है, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है और नीतीश कुमार जी को अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति में कोई रुचि भी नहीं है। बात यहाँ पर है कि जब समय आता है तो इंतजार कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने परिवार को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए
वो अभी तक कोई उन्होंने बात नहीं कही है और परिवार को अलग रख करके अभी तक उन्होंने बिहार की सेवा किया। 2020 में जेडीयू सिर्फ 43 सीट जीत पाई थी, उसका वोट शेयर 15.39% था। बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, उसका वोट शेयर 19.46% था। आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, उसका वोट शेयर 23.11% था। कांग्रेस ने 19 सीट जीती थी, उसका वोट शेयर 9.48% था। हालांकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीट मिली थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों का फोकस बिहार के दलित वोटर पर है। बिहार में करीब 16% दलित वोटर हैं। 6% पर चिराग पासवान की पार्टी की मजबूत पकड़ है। चिराग 2020 में अलग चुनाव लड़े थे, इस बार बीजेपी और नीतीश के साथ गठबंधन में हैं। रविदास जयंती पर एनडीए के तमाम पार्टनर एक मंच पर आए और दलित समाज को बताया कि नीतीश के राज में उनके लिए कितना काम हुआ है। नीतीश से पहले बिहार में दलित कल्याणकारी योजनाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ का फंड था, जो अब 21 अरब 20 करोड़ को पार कर चुका है। सभी जिलों में दलित समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। महादलित विकास मिशन की स्थापना करने वाला बिहार पहला राज्य है। दलितों तक योजनाएं पहुंचे, इसके लिए विकास मित्रों की नियुक्ति की गई है और नीतीश कुमार ने उनका मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है।